अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 फिज़िक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 थर्ड हाफ पे जो टॉपिक्स आज हम स्टडी करेंगे वो हैं टॉपिक्स कंडक्टर्स, insulators, combination of resistors, parallel and series combination, equivalent resistance, electrical energy, and Joule's law, इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिटेल्ड एलैबोरेशन के साथ स्टडी करेंगे कि आया ये कौन से जो प्रोसेसेस हैं जिनके तहत जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो रनिंग थ्रू होती है, जिसमें हमने कंडक्टर स्टडी करने हैं कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स का क्या काम है कि आया जो रेजिस्टेंस हमने यूज़ करना है उसकी वर्किंग क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल्स लॉ क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका जूल्स लॉ के साथ क्या ताल्लुक़ है। जूल यानी वर्क, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क का क्या आपस में ताल्लुक़ है। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क को स्टडी करेंगे तो आया हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए कितनी एनर्जी यूटिलाइज होती है, और जितनी अमाउंट में एनर्जी यूटिलाइज होगी हम कहेंगे आया इतने जूल्स ऑफ वर्क में एनर्जी की यूटिलाइजेशन हुई है। और इसी यूटिलाइजेशन में हम इसको स्टडी करेंगे कि आया जो यूटिलाइजेशन हुई है एनर्जी की, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे कि जो वर्क को परफॉर्म करने, यानी एक जो वर्क है जूल को उसको परफॉर्म करने के लिए ये यूज़ हुई है। नेक्स्ट हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल पावर। क्या इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, हम देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है वो किस पावर में चल रही है, किस स्पीड के तहत चल रही है, हम उसको स्टडी करेंगे टर्न बाय टर्न। सबसे पहले कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या हम क्या स्टडी करेंगे, कंडक्टर्स। जैसे कि हम हर दफ़ा जो यूज़ करते हैं हम मेटल्स आर यूज्ड एज कंडक्टर्स, metals are used as conductors for both electricity and heat। कि जो ही हम यूज़ करेंगे, जब भी यूज़ करेंगे तो हम मेटल्स को ही कंडक्टर्स के लिए यूज़ करेंगे। क्यों? दे आर गुड कंडक्टर्स of electricity, they are good conductors of electricity and offer less resistance to flow of current। कि जो क्या है मेटल्स जो है ये एक गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम ये करेंगे स्टडी कि आया जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र है वो होती है, और जो ही इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र जिस मेटल में, क्योंकि मेटल्स में अगर हम अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री स्टडी करें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसी तरह हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जो ही स्टडी करेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगी। इसी तरह अगर मेटल्स जो हैं वो कम रेजिस्टेंस देते हैं कि आया जो रेजिस्टेंस है
वो कम है। और जब रेजिस्टेंस कम होगा, ये रेजिस्टेंस होगी उसमें रुकावट, कि आया जो रुकावट पेश करनी है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, यानी एक फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है एक तरतीब में, और जो ही उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोका जाएगा तो वहाँ रेजिस्टेंस अप्लाई होगी। तो यानी रेजिस्टेंस से वहाँ क्या होगा, वहाँ एक रुकावट पेश होगी, एक अपोजिशन पेश होगी। और जो ही एक अपोजिशन अमल में आएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट हुआ है, कि आया रेजिस्टेंस ने इफ़ेक्टनेस शो की है। नेक्स्ट मेटल्स। Metals like silver and copper have excess of electrons which are not held strongly with any particular atom of metals, कि जो हमारे पास जो मेटल्स हैं, जैसे हमारे पास सिल्वर है, कॉपर है, तो जो ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं, जो ही हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड नहीं है। कि जैसे अगर हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर स्टडी करते थे, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमने ये कहा था ये इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ बाउंड है। इलेक्ट्रॉन्स एजेस पे बाउंड है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने अपने एजेस पे बाउंड है। लेकिन मेटल्स जो हैं वो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड या बाउंड नहीं है न्यूक्लियस के साथ, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के साथ। तो हम ये बात करेंगे कि अगर कॉपर मेटल है तो उसका एक एटम है, और एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जब वो स्ट्रांगली बाउंड नहीं है, और जो ही वो स्ट्रांगली बाउंड नहीं होंगे तो हम कहेंगे यहाँ क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आया इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के साथ वहाँ जो कंडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वो इसलिए है क्योंकि एक एटम में जो है वो नहीं है। अगर हम फर्दर इसको लाइक दिस अगर हम फर्दर इसको करें तो अगर फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एज इट इज़, वो भी एज इट इज़ यहाँ मौजूद होंगे। कि ये सारा क्या है, ये एक जो स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, कि आया इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐसे मौजूद है। नेक्स्ट इज कि when we apply the electrons move in all direction, the electrons move in all direction inside the metals, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारी डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो ही वो सारी डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेक्स्ट इज व्हेन वी अप्लाई an external electric field
these electrons in a particular direction under the influence of an external field causes the flow of current in metal wires the resistance of conductors increases with increasing temperature. This is due to increasing number of collisions of electrons with themselves and with the atoms of the metals. Okay, when we apply an external field, these electrons in a particular direction under the influence of an external field causes the flow of current in metal wires. The resistance of the conductor increases with the increase in temperature. This is due to the increase in number of collisions of electrons with themselves and with the atoms of the metals. कि जो ही हम इसकी कंडक्शन की बात करेंगे आया ये जो कंडक्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि जो कंडक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फील्ड कॉज करेंगे एक फ्लो ऑफ करंट कि जो ही वो एक फ्लो ऑफ करंट पास करेंगे कि जो ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो जो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स पहले जो फ्लो कर रहे थे इन मल्टी डायरेक्शन यानी उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स आउट नहीं थी लेकिन जो ही हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से वहाँ क्या हुई एक डायरेक्शन जो है वो यूनि डायरेक्शनल हो गए और जो ही वो यूनि डायरेक्शनल हो गए तो हम कहेंगे जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो इंक्रीज़ करेगा इंक्रीज़ करने के टेम्परेचर के साथ कि आया जो इफ़ेक्ट है रेजिस्टेंस का वो कब इफ़ेक्ट होगा कि जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा कि हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया लेकिन जो ही टेम्परेचर ऑफ द मेटल इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ से इंक्रीज़ होगी उनके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे वो अब्जॉर्ब करेंगे हीट एनर्जी को और जो ही वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि आया उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट अप होगी और जो ही काइनेटिक एनर्जी हीट अप होगी तो काइनेटिक एनर्जी के हीट अप होने से वहाँ क्या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा क्योंकि जो ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ करने से उनमें कोलिजन्स पैदा होंगी और जैसे ही कोलिजन्स पैदा होंगे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके वो क्या करेंगे कि फ़्लो जो है जो डायरेक्शन है जो मूवमेंट है जो फ़्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो स्टॉप होगा और जो ही फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुकेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या हुआ है यहाँ रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट हुई है कि आया रेजिस्टेंस ने क्या हुआ है कि एक रेजिस्टेंस ने अपोज किया है फ़्लो ऑफ करंट को
कि जो ही करंट का फ्लो हुआ है तो उसने क्या किया है कि रेजिस्टेंस ने फ्लो ऑफ करंट अपोज किया है, और जैसे ही उसने फ्लो ऑफ करंट अपोज किया है तो फ्लो ऑफ करंट के अपोज करने से क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो इफ़ेक्ट करेगा, और जैसे ही इफ़ेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ़ कोलाइंस जो होंगी वो इंक्रीज़ होंगी, और जैसे ही नंबर ऑफ़ कोलाइंस इंक्रीज़ होंगी तो नंबर ऑफ़ कोलाइंस के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होगा एटम्स के अंदर, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये कंडक्टर्स हैं। लेकिन लिहाजा इन पे कौन सा इफ़ेक्ट है कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो रहा है कंडक्टर्स की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक करंट है उसको कंडक्ट तो कर रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के साथ साथ इनमें रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट कर रहा है, और रेजिस्टेंस का भी इफ़ेक्ट कर रहा है जो ही इनमें टेम्परेचर हाई होगा, और जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर के हाई होने से हम कहेंगे कि आया रेजिस्टेंस क्या है इफ़ेक्ट कर रहा है। ये था हमारा टॉपिक अबाउट कंडक्टर्स। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या आया, इंसुलेटर्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग द टॉपिक। ऑल मटेरियल्स contain electrons. The electrons in insulators like rubber however are not free to move. They are tightly bound inside atoms hence cannot flow through an insulator because there are no free electrons. There are no free electrons for the flow of करंट। कि हम कहेंगे कि वहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि इंसुलेटर्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक ऑल मटेरियल्स contain electrons. The electrons in insulators like rubber however are not free to move. They are highly bound inside atoms and hence cannot flow through an insulator because there are no free electrons for the flow of current. कि जो इंसुलेटर्स हैं वो ऐसे मटेरियल्स हैं कि इंसुलेटर्स में होते हैं मटेरियल्स और मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होंगे, लेकिन जहाँ हमने कंडक्टर की बात की थी कि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं वो फ्रीली टू मूव हैं, क्या है वो फ्रीली मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और जो ही इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो हम कहेंगे कि ये हाईली टाइटली बाउंड है इनसाइड एटम्स, कि ये इनसाइड एटम में टाइटली बाउंड है। कि जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया कि आया ये हमारे पास क्या है, ये एक क्यूब मौजूद है और क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स हमने स्टडी किए थे वो टाइटली बाउंड है। जब वो टाइटली बाउंड होंगे तो हम कहेंगे क्या कि इनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो नहीं, वो मूव आउट नहीं कर सकते, और जो ही इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट नहीं कर सकेंगे तो फ्लो ऑफ करंट भी नहीं होगा। और जैसे फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट कैसे होना है टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वैसे ही वहाँ फ्लो मौजूद होगा, और जैसे फ्लो नहीं होगा तो आया इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट नहीं कर सकते, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे हम कहेंगे फ्लो ऑफ करंट इज नॉट कैरिड आउट। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स।
have large value of resistance, insulators can easily charge by friction and induce charge remains static on the surface। कि इंसुलेटर्स पे लार्ज चार्ज वैल्यू मौजूद होती है, और जो ही वहाँ लार्ज चार्ज वैल्यू मौजूद होगी तो चार्ज वैल्यू के मौजूद होने से हम कहेंगे वहाँ रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। इंसुलेटर्स है और लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कि आया जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, और जो ही रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी हम कहेंगे कि आया जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो किस पे डिपेंड है, क्योंकि वहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना ही नहीं, और जो ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो आया वहाँ रेजिस्टेंस ही मौजूद होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है, और जैसे ही वो अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को हम स्टडी करेंगे कि रेजिस्टेंस वहाँ मौजूद है। इंसुलेटर्स कैन इजीली चार्ज बाय फ्रिक्शन, इंड्यूस चार्ज रिमेन्स ऑन देयर सरफेस, कि जो सरफेस है उनकी वहाँ एक स्टैटिक चार्ज जिसकी वजह से हम उसमें चार्ज ला सकते हैं बाय फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन पैदा करने से एक पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस आउट होते हैं, और जैसे ही वो चार्जेस प्रोड्यूस आउट होंगे तो हम कहेंगे हम इंसुलेटर पे चार्ज ला सकते हैं किसकी मदद से, फ्रिक्शन की मदद से। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आर insulators are glass, wood, plastic, fur and silk। के इंसुलेटर्स क्या हैं, ग्लास, वुड, प्लास्टिक और सिल्क, ये सारे कौन से मटेरियल्स हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स इसलिए हैं क्योंकि इनमें क्या है कि जो करंट है वो पास आउट नहीं हो सकती, और जो ही इनमें करंट पास आउट नहीं होगी तो करंट के ना पास होने की वजह से हम कहेंगे कि ये कौन से मटेरियल्स हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। और ये था हमारा टॉपिक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जिसमें हमने कंडक्टर्स को कहा है वो क्या कर सकते हैं, वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, की कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है, देयर आर two types of combination, there are two types of combination, series combination and parallel combination। कि अब हम रेजिस्टर्स जो हैं जो लगाए जाते हैं कि सर्किट में उनके कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं कि आया अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन स्टडी करें तो फिर रेजिस्टर्स कैसे फ्लो करवाएगा करंट को, और अगर हम पैरेलल स्टडी करें तो फिर वो रेजिस्टर से कैसे करंट को फ्लो करवाएंगे। टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सीरीज कॉम्बिनेशन। Series combination according to the topic. In series combination, resistors are connected end to end
and electric current has a single path through the circuit. This means the current passing through the each रजिस्टर इज दी सेम। कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है रजिस्टर जो कनेक्ट किए जाते हैं एंड टू एंड, कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड इलेक्ट्रिक करंट हैज ए सिंगल पाथ थ्रू द सर्किट। दिस मीन्स द करंट पासिंग थ्रू द ईच रजिस्टर इज द सेम। कि जो ही वो जो करंट पास आउट कर रही है तो उस करंट के पास आउट करने से हम क्या करेंगे कि जो ही वो करंट एंड टू एंड कंडक्टर जो है रजिस्टर जो है वो कनेक्टेड है। कि अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली व्यू देखें कि आया डायग्रामेटिकल में हमने तीन रजिस्टर से कनेक्ट की हैं R1, R2 एंड R3 के तीन रजिस्टर जो हैं वो कनेक्टेड हैं और उनके कनेक्शन हम क्या कर रहे हैं स्टडी ऑफ करंट। के आया करंट की जो ट्रैवलिंग है वो एरोहेड से के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हाई करंट। ये है डायग्राम ऑफ थ्री रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। के सीरीज में हम एक ही रो में तीनों रजिस्टर्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं और जो ही तीनों रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो तीनों रजिस्टर्स के कनेक्ट करने से तो आया हम क्या सुनेंगे कि यहाँ क्या इफ़ेक्ट हुआ है। कि यहाँ जो इफेक्टनेस है वो यही है कि जो कंडक्टर है उसकी जो करंट है वो पास आउट कर रही है। नेक्स्ट इज net equivalent resistance equivalent resistance of a series circuit according to topic the total voltage in a series circuit divides among the individual resistors. So the sum of the voltage across the resistance each individual resistor is equal to the total voltage supplied by the source to the total voltage in a series circuit divides among the individual resistors. So the sum of the voltage across the resistance each individual resistance is equal to the total voltage of supplied। कि जितनी हम करंट वहाँ सप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल जैसे हम इसकी वही लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3
3 कैरी ऑन, कि जो ही हम वहाँ जितनी करंट अप्लाई करेंगे तो उस करंट के अप्लाई करने से हम स्टडी करेंगे कि आया जितने रजिस्टर्स लगे हैं तो हर रजिस्टर में क्या है टोटल वोल्टेज ऑफ करंट सप्लाई हो रही है। और जो ही टोटल वोल्टेज ऑफ करंट सप्लाई होगी तो टोटल वोल्टेज ऑफ करंट के सप्लाई होने से हम स्टडी करेंगे कि आया जो वहाँ जो टोटल सप्लाई ऑफ करंट है वो किसकी बेस पे है, कि वो बेस्ड अपॉन है इस कंडक्टर के, कि आया वहाँ जो ट्रैवलिंग ऑफ करंट है वो वोल्टेज सारे यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट इज वेयर वी is the voltage across the battery, and V1, V2, V3 are the voltage across resistors R1, R2, R3. If I is the current passing through each resistor, then from Ohm's law कि अगर जो when V is the voltage across the battery and V1, V2, V3 are the voltage across the resistors, कि अगर V1, V2, V3 जो है ये रेजिस्टर्स के अक्रॉस हम वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो अगर वोल्टेजेस को हम फर्दर स्टडी करें कि आया कि किस पे डिपेंड करते हैं, कि ये रेजिस्टेंस पे, कि जो रेजिस्टर्स इसके अक्रॉस होंगे R1 के, R2 के और R3 के, कि ये सारे किस पे डिपेंडेंट हैं, इन रेजिस्टर्स पे। और जो ही हम इन रेजिस्टर्स पे इनकी बात करेंगे तो जो आई करंट पास आउट होगी वो ईच रेजिस्टर पे डिपेंड करेगी किसी ओहम्स लॉ के मुताबिक। नेक्स्ट ओहम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इस तरह V इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3 कि ये सब पे डिपेंड करेगी कि V जो है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम स्टडी करेंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ स्टडी करें तो ओहम्स लॉ हमें ये बताता है कि IR प्लस IR2 प्लस IR3 कि वोल्टेज किसके बराबर है, कि जो रेजिस्टर में से करंट पास आउट हुई है। और जो करंट पास आउट होगी अगर हम उस करंट को कॉमन लें और अगर हम कहें कि जो वोल्टेज हमने अप्लाई की हैं अक्रॉस द रेजिस्टर्स, कि जितने भी जो वोल्टेजेस अप्लाई हुए हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। नेक्स्ट वी कैन रिप्लेस the combination of resistors with a single resistor called equivalent रेजिस्टेंस, कि जितनी हमने ये 3 रेजिस्टेंस जो यूज़ किए हैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हम एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से अप्लाई करें रिप्लेस करेंगे तो ये such that the same current passes through the circuit, कि फिर हम क्या कहेंगे कि सिर्फ सेम करंट है वो पास करेगी थ्रू द सर्किट। और जो ही वो सेम करंट पास करेगी थ्रू द सर्किट देन V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, कि R इक्विवेलेंट इज यूज फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन इक्वेशन बिकम्स
IRE I will be equal to I R1 plus R2 plus R3, and RE will be equal to R1 plus R2 plus R3 कि IRE किसके बराबर होगा कि RE जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जो ही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि वो IRE बराबर है। Thus the equivalent resistance of a series combination is equal to the sum of individual resistances of the combination कि ये कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंसेस के इक्वल होगा कि thus the equivalent resistance of a series of a combination of is equal to the sum of individual resistances of the combination. Next is if the resistances R1 R2 R3 इक्वल टू RE कि जो भी ये सारे RE के बराबर होंगे are connected in series, then the equivalent resistance of combination will be given by कि वो will be given कितना होगा कि RE is equal to R1 plus R2 plus R3 plus into RE कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा कि यहाँ अगर n नंबर ऑफ भी जो रेजिस्टेंस है वो जो यहाँ के R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा कि आया जितने मर्जी जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड हों एक सीरीज़ में। कि अगर हम सीरीज़ की कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो सारे रेजिस्टेंस हैं वो एक ही रो में कनेक्टेड होते हैं और जो ही वो सारे रेजिस्टेंस एक ही रो में कनेक्टेड होंगे तो आया हम उनके कनेक्शन की बात ये करेंगे कि जो ही हम उनकी कनेक्टेड को कहेंगे कि आया जब ये कनेक्टेड है एक ही सीरीज़ में तो उनके कनेक्शन जो है वो डिपेंडेंट होगा। इसी तरह वो एक सीरीज़ बनाएंगे कॉम्बिनेशन की और जो वोल्टेजेस अप्लाई होंगे वो अक्रॉस दी रेजिस्टेंस अप्लाई होंगे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने वोल्टेजेस जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं और फिर हम ओहम्स लॉ के मुताबिक कहेंगे कि आया इतनी करंट जो है वो यहाँ से पास आउट हो रही है और जो ही हम उस करंट के पास आउट होने की वजह से कहेंगे कि यहाँ से जो करंट पास आउट हो रही है वो इस पर डिपेंडेंट है। ये V इज इक्वल टू आई आर। जब हमने तीन रेजिस्टेंस यूज़ किए होंगे तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू IR1 IR2 एंड IR3। जब हम इन तीनों की बात करेंगे फिर हम कहेंगे V इज इक्वल टू IR1 R2 एंड R3 कि इन तीनों के बराबर है और V इज इक्वल टू IRE के V किसके बराबर है I और RE के कि जब ही हमने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वहाँ यूज़ किया और जैसे ही हमने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट यूज़ किया तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट यूज़ करने के बाद जो इक्विवेलेंसी थी वो एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ थी। ये था हमारा टॉपिक अबाउट सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नेक्स्ट एक एग्जांपल है F2 एग्जांपल 14.4 कि इफ़ टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओमेगा एंड 4 किलो ओमेगा are connected in series across a 10 volt of battery, then find the following quantities। equivalent resistance find out करें, current flowing through each resistance find out करें, potential difference across the each of the resistance ये भी find out करें। कि अगर हम कहेंगे R1 किसके बराबर है 6 किलो ओमेगा एग्जाम्पल
14.4. Example 14.4 solution. Given data कि R1 is equal to 6 kilo omega, R2 is equal to 4 kilo omega, then RE will be R1 plus R2. तो भाई RE कितना होगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 किलो ओमेगा कि RE तो 10 किलो ओमेगा होगा, इसलिए हमने जो फन A है वो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट B कि I फाइंड आउट करने के लिए हम B ओवर RE, तो I विल बी V इज इक्वल टू 10 वोल्ट एंड 10 किलो ओमेगा। फिर इसका आंसर निकलेगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पेयर, जो कि 1 मिली एम्पेयर के बराबर होगी। कि आया जो करंट फाइंड आउट की है वो कितनी है, वो 1 मिली एम्पेयर है। नेक्स्ट C इज R1 इज इक्वल टू V1 IR, तो फिर 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इसी तरह R2 V2 इज इक्वल टू IR2, 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। कि कितने वोल्टेजेस वहाँ अप्लाई हो रहे थे कि जो रेजिस्टेंस R1 था उस पर 6 वोल्ट अप्लाई हो रहे थे और जो रेजिस्टेंस R2 था उस पर 4 वोल्ट अप्लाई हो रहे थे। कि यानी हमने क्या इनमें से जो वोल्टेज है वो भी फाइंड आउट कर लिए। ये था हमारा टॉपिक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन और एग्जांपल 14.4। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कि जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर स्टडी किया, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अकॉर्डिंग टू टॉपिक इन पैरेलल combination, one end of each resistor is connected with positive terminal of the battery with positive terminal of the battery, while the other end of each resistor is connected with the negative टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। कि जो भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे तो वन एंड ऑफ द ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, while the other end of the each resistor is connected with the negative terminal of the battery। कि आया अब इनको टर्मिनल वाइज इनको कनेक्ट करेंगे। द वोल्टेज is same across each resistor, which is equal to the voltage of the battery, जो कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी के इक्वल होगी। V is equal to V1 plus V2, V1 is equal to V2, V2 is equal to V3। कि यानी वोल्टेजेस जो हैं वो सारे के सारे बराबर होंगे ना। अगर हम इनका कनेक्शन करें पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट पासिंग थ्रू द resistors
कि अगर हम इसको डायग्रामेटिकली व्यू देखें वो जस्ट लाइक दिस के सारे रजिस्टर जो हैं वो इस तरह इसमें कनेक्टेड होते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं I1 करंट पास कर रही है, I2 करंट पास कर रही है, I3, इसी तरह ये रजिस्टर्स 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 वोल्टेजेस एंड करंट I कि ये जो पास आउट हो रहा है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो रजिस्टर है उसके साथ हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी के साथ जो है उसके साथ कनेक्टेड किया है। और जैसे ही हम उसको उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आया हम यहाँ देखेंगे कि आया जो कनेक्शन है वो यहाँ किस बेस पे है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट resistance of parallel सर्किट कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये पैरेलल सर्किट का। और जो ही हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट स्टडी करेंगे इन पैरेलल सर्किट the total current is equal the sum of the currents in various resistances. I is equal to I1 plus I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3 कि जो करंट है वो तीनों में बराबर होगी कि आया जो करंट है वो तीनों में बराबर पास आउट हो रही है। इसलिए वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज V। सो बाय ओहम्स लॉ कि जब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस V जो है वो बराबर है फिर ओहम्स लॉ क्या होगा। I1 विल बी इक्वल टू V ओवर R1, I2 विल बी इक्वल टू V ओवर R2, I3 विल बी इक्वल टू V ओवर R3 कि ये इसके ही बराबर होगा। Thus equation becomes I is equal to VR1 R2 and R3 and I is equal to V 1 over R1 1 over R2 एंड 1 ओवर R3 कि जो ही हमने वोल्टेजेस जो हैं वो कॉमन लिए हैं तो वोल्टेजेस कॉमन लेने के बाद हम कहेंगे कि करंट किसके बराबर होगी। I विल बी इक्वल टू V 1 ओवर R1 1 ओवर R2 एंड 1 ओवर R3। वी कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ resistors with a single resistor called equivalent resistance RE कि हम इसी को रिप्लेस कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद अ सिंगल रेजिस्टेंस कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कि आया ये क्या कहलाएगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कहलाएगा जिसके साथ। नेक्स्ट इज the same current passes through the circuit from ओम्स लॉ कि जब सेम करंट इसमें सर्किट में से पास आउट होगी तो सेम करंट के पास आउट होने से हम इक्वेशन विल बी V इज इक्वल टू RE एंड V विल बी इक्वल टू 1 ओवर R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कि ये इसके बराबर होगा। देन 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इनके बराबर होगा। थस द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of equivalent resistance of a parallel combination is the sum of reciprocals of individual resistances which is less than the smallest resistance of the combination. The reciprocal of the equivalent resistance of a parallel combination is the sum of the reciprocals of individuals resistance which is less than the smallest resistance by combination के इसका जो combination होगा वो reciprocal में कम होगा। कि जैसे हमने सीरीज में बात की थी वैसे यहाँ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कम होगी और जो ही वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो है वो करंट की पासेजेस से कम है। इफ रेजिस्टेंस इज R1 R2 and R3 are connected in parallel, then the equivalent resistance of the combination will be, तो जो ही वो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगी 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये किसके बराबर होगी 1/RN के कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे इसके बराबर होंगे। कि जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टडी करेंगे तो इसके कि R1 पे जो रेजिस्टेंस होगा जो R2 पे रेजिस्टेंस होगा वो सारे रेजिस्टेंसेस से इसके इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज पैरेलल सर्किट्स। have two big advantages सीरीज सर्किट कि जो पैरेलल सर्किट्स हैं इनके दो एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस आर एडवांटेजेस ईस्ट वाइज इन द सर्किट, receives full battery voltages कि जो ही हम इनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे, जब ये पैरेलली कनेक्ट होंगे तो तीनों जो टर्मिनल्स हैं वो तीनों बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। तो जो बैटरी क्या करेगी वो इनको पूरे के पूरे वोल्टेजेस अप्लाई कंडक्ट करेगी और जो ही उनको पूरे के पूरे वोल्टेजेस मिलेंगे तो फिर वह क्या होगा कि वहाँ नेक्स्ट इज ईस्ट वाइज इन द सर्किट may be turned off independently
कि वो जो इसके एडवांटेजेस हैं, एक योग तो ये है कि वोल्टेजेस जो हैं वो सारे बराबर मिलेंगे, और वोल्टेजेस बराबर मिलने के बाद क्या होगा कि जो ही वो जो डिवाइस है उनमें से एक डिवाइस को हम इंडिपेंडेंटली स्टॉप कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग दी करंट flowing to the other devices in the circuit. This principle is used in household wiring कि हम इसमें से करंट को स्टॉप किए बगैर क्या है, एक जो रजिस्टर है उसको बंद कर सकते हैं। और जब हम एक रजिस्टर को बंद करेंगे तो हम ये किस में यूज़ करते हैं, इस डिवाइसेस को हाउस होल्ड एप्लीकेंसेस यानी वायरिंग में यूज़ करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल इज़ 14.5। Example 14.5. If the circuit R1 2 omega, R2 3 omega, and R3 6 omega, and voltage potential difference is 6 volt, then find equivalent resistance of the circuit, current passing through each one resistance, the total current of the circuit. Solution: given data. A numerical type example: R1 is equal to 2 omega, R2 is equal to 3 omega, and R3 is equal to 6 omega, and V is equal to 6 volt. Next A is find equivalent resistors RE, find out करें। then 1 over RE is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। इस फॉर्मूले में हम जब वैल्यू प्लेस आउट करेंगे तो 1 over R will be equal to be 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 6। तो फिर 1 over RE will be equal to 6 over 6 मेगा। कि ये 6 over 6 ओमेगा जो है ये आंसर निकल आएगा। तो हम कहेंगे कि 6 over 6 ओमेगा क्या होगा 1, कि RE will be equal to 1 ओमेगा। कि RE किसके बराबर होगी, वो 1 ओमेगा के बराबर होगी। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा 1 ओमेगा। नेक्स्ट इज the value is smaller than the lowest value of the resistance of the combination which will always cause the parallel circuits। कि इतनी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पैरेलल सर्किट्स में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट बी पार्ट इज in parallel combination the potential difference across each end of the resistance is same and is equal to the potential of the battery of 6 volt, then current I1 is equal to V over R1 which is equal to 6 volt over 2 omega is equal to 3 ampere, and I2 will be equal to V R2 6 volt over 3 omega 2 ampere, and I3 is equal to V over R3 6 volt over 6 omega is equal to 1 ampere। तो sum of all current of passing it will be total current is 6 ampere। total I is equal to 6 ampere। कि जब हम 1 ampere 2 ampere 3 ampere तो जो टोटल करंट पास करेगी वो 6 ampere ही होगी। कि आया इसमें से 6 एम्पेयर करंट पास आउट होगी है। और सी सम ऑफ ऑल करंट्स पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द टोटल करंट आई ऑफ द सर्किट। कि जितने इसमें से रेजिस्टेंस पैरेलल में पास आउट कर रहे हैं वो सारे का सारा क्या है टोटल आई करंट ऑफ द सर्किट। इसी तरह नेक्स्ट इज 14.2 एक्टिविटी कि कनेक्ट करें एक बैटरी को 2.45 वोल्ट जो लाइट बल्ब है, फिर ऑब्जर्व करें आप उसकी ब्राइटनेस, और जो ही वो आप ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ऑब्जर्व करेंगे तो ये कनेक्ट किया जाएगा एक सेकंड लाइट
बल्ब में। और जो ही आप इसको सेकंड लाइट बल्ब में करेंगे तो जो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब होगी, आप थर्ड बल्ब पे ऐड करें एक पैरेलल, फिर देखिए आप जो ब्राइटनेस है वो बल्ब, तो जब ब्राइटनेस है वो डिफ़र करेगी क्योंकि जो ही वो रेजिस्टेंस में लगी होगी। ये था हमारा टॉपिक अबाउट पैरेलल सीरीज़ रेजिस्टेंस कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में स्टडी की है, दो सीरीज़ कि एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन ज़्यादा जो एडवांटेजेस हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के हैं, क्योंकि पैरेलल में क्या है कि जो तीनों के एंड्स हैं वो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, और जो ही तीनों के एंड्स बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे तो आया हम ये स्टडी करेंगे कि यहाँ क्या हुआ है कि जो बराबर वोल्टेजेस उसको मिल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जॉल्स लॉ अकॉर्डिंग द टॉपिक turbines, reference generator to produce energy when water falls on it from higher gravitational potential to lower ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कि जो टरबाइन है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जब जो पानी है वो हाई ग्रेविटेशनल फील्ड से लोअर ग्रेविटेशनल फील्ड तक टैंका जाता है। व्हेन चार्ज, सिमिलरली व्हेन चार्ज, इसी तरह जब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम ए हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, it delivers इलेक्ट्रिक करंट, के डिलीवर करता है इलेक्ट्रिक करंट। thus the process during which charges continuously move from a higher potential to a lower potential becomes a continuous source of electrical energy, कि जो ही अगर हम चार्ज की बात करें तो जो चार्ज मूव करता है एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से टूवर्ड्स लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये डिलीवर करता है इलेक्ट्रिक करंट। और इसी प्रोसेस को जब हम चार्जेस पर स्टडी करें तो जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्जेस मूव आउट करेंगे वो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इज कि अगर हम इसकी एक्टिविटी परफॉर्म करें, 2 पॉइंट्स with a potential of V volts if 1 coulomb of charge passes between these points,
the amount of energy delivered by the charge flows between these 2 points, then we will get QV joules of energy. If we represent this energy by W, then क्या अगर हम इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करें W से, तो फिर देन I इज इक्वल टू Q ओवर T, कि I किसके बराबर होगा, Q ओवर I T, कि जो I है, जो ही इलेक्ट्रिक चार्ज है, W किसके बराबर होगा, QV के। अगर हम करंट को फ्लो करें टाइम के साथ, तो फिर ये डिफाइन की जा सकती है ऐसे कि Q इज इक्वल टू I ओवर T, एनर्जी supplied by Q in T seconds is W is equal to V multiplied by I multiplied by T. Electrical energy can be converted into heat and other forms of circuit, कि जो ही हम हीट एनर्जी की बात करेंगे, तो ये जो एनर्जी यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, ये उस फॉर्म्स में कन्वर्ट आउट हो जाएगी। और जो ही ये उस फॉर्म्स में कन्वर्ट आउट होगी, तो इनके कन्वर्ट आउट होने से हम ये स्टडी करेंगे कि आया जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में मौजूद थी, वो कन्वर्ट आउट हो गई है। नेक्स्ट इज फ्रॉम ओहम्स लॉ, कि ओहम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, कि V किसके बराबर है, आई आर के। एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्ज, एनर्जी सप्लाई की जाती है Q चार्ज से, और W इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, वी स्क्वेयर टी ओवर आर, के W किसके बराबर होगी, वी स्क्वेयर ओवर आई आर टी। W इज इक्वल टू वी स्क्वेयर टी ओवर आर। इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जॉल्स लॉ। This equation is called Joule's law। इस इक्वेशन को हम Joule's law कहेंगे कि according to definition the amount of heat generated in a resistance due to the flow of charges is equal to the product of square of current I, resistance R and time ड्यूरेशन T, कि जो अमाउंट ऑफ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ
charges is equal to the product of square of current I and resistance R and time duration T। कि जो अमाउंट ऑफ हीट हमने जनरेट की है एक रेजिस्टेंस में, कि जो ही हमने एक अमाउंट ऑफ हीट जनरेट की है एक रेजिस्टेंस में, किसकी वजह से? फ्लो ऑफ चार्जेस की मदद से। जो ही हमने फ्लो ऑफ चार्जेस की मदद से ये जो जनरेट की है, तो ये क्या होगी? ये टाइम ड्यूरेशन T में होगी। दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड this energy can be utilized for different useful purposes। for useful purposes के different useful purposes के लिए हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल bulb converts this energy into light and heater and iron into heat, fans into mechanical energy। तो जैसे जो बल्ब हैं वो कन्वर्ट करते हैं इस एनर्जी को हीट एनर्जी में, और जो ही बल्ब इस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो जो हीटर या आयरन है, आयरन हीटर्स में है, वो हीट में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह फैंस इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कि ये एनर्जी अपीयर करती है एज ए हीट इन द रेजिस्टेंस, कि जो ही ये हीट में रेजिस्टेंस में होगी, तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वी गेट व्हेन करंट पास थ्रू हीटर, कि हम तब इस करंट को ले सकेंगे जब वो हीटर में पाई जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज 14.6 कि एग्जांपल नंबर 14.6 न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल। If a current of 0.5 volt, if a current of 0.5 ampere passes through a bulb connected across a battery of 6 volt for 20 seconds, then find the rate of energy transferred to the bulb and also find the resistance of the bulb। Given data I is equal to 0.5 ampere, V is equal to 6 volt and time is equal to 20 second। Using formula of एनर्जी कि एनर्जी का फॉर्मूला जो भी हमने ड्राइव किया V I और T के W इज इक्वल टू, फिर एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 60 जूल। कि 60 जूल के जो वर्क है जो वो एनर्जी जो है उसको दी गई है। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड must be 60 joule in 20 seconds or 3 joule per second or 3 watt। कि वो 60 जूल है 20 सेकंड्स में, इसलिए 3 जूल वो एनर्जी पास होगी 1 सेकंड में। अगर हम 1 सेकंड्स की बात करें तो 3 जूल एनर्जी पास होगी। इसी तरह वहाँ 3 वाट की एनर्जी भी पास आउट हो सकती है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए W इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। 0.5 square into R into 20 and R is equal to 3 multiplied by 1 over 20 multiplied by 1 over 0.25 is equal to 3 over 5 and 0.6 ओमेगा के जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हियर इट इज कि रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया है 0.6 ओमेगा कि W इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इसलिए जब हम इनके सारे की वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकला है वो 0.6 ओमेगा है।
ये था हमारा टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। क्या आया, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? Electric power, according to definition, the amount of energy supplied by current in unit time is known as electric पावर। कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाती है करंट के बाय करंट इन यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाएगी वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। नेक्स्ट इज पावर P कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला electric power P is equal to electrical energy over time। P is equal to W over T। कि P किसके बराबर होगा? W over T के। W is electrical energy, W is electrical energy, then W is equal to Q V। above equation will be कि जो ही हम W की वैल्यू प्लेस करेंगे तो P will be equal to QV over T and IV over and I square over R। when current I is passing through a resistor R, the electric power that generates heat and resistance is given by I square over R। कि जो हीट गिवन आउट होगी वो आई स्क्वायर ओवर आर होगी। कि जो ही हम करंट पास आउट करेंगे आई, तो आई पास आउट करने के साथ जो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होगी वो जो वाट होगी, जो इक्वल होगी 1 जूल पर सेकंड की। The unit of electric power is watt, which is equal to 1 जूल पर सेकंड। कि 1 जूल पर सेकंड के बराबर होगी। जो ही वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होगी, रिप्रेजेंटेड बाय W। इलेक्ट्रिक बल्ब used in houses consumes 25 volt, 40 volt, 60 volt, 75 watt या 100 वाट के। कि इनमें इतनी इलेक्ट्रिक पावर जो है वो यूज़ होती है। कि आया ये इतनी इलेक्ट्रिक पावर से मिलकर बने होते हैं। ये था हमारा टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट इज एन न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल 14.7। example 14.7। The resistance of an electric bulb is 500 ohms. Find the power consumed by the bulb when a potential difference of 250 volt is applied across its ends। कि जो ही वो इसके across its end में प्रोवाइड किया जाता है। और
R is equal to 500 mega, V is equal to 550 volt. Using formula I is equal to V over R, and I is equal to 250 volt over 500 omega, and I is equal to 0.5 ampere. फिर पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर ओवर आर, कि जो ही हमने जो करंट फाइंड आउट की, तो करंट क्या थी हमारे पास, जो रेजिस्टेंस गिवन था और जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला उनकी वैल्यू प्लेस करने के बाद पावर फाइंड आउट की कि P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर ओवर आर 0.5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू 125 वाट, कि वो 125 वाट के बराबर होगी। नेक्स्ट इज किलोवाट हार। किलोवाट हार electric energy is commonly consumed in very large quantity for the measurement of which joule is a very small यूनिट। इसके लिए जाउल जो है वो एक बहुत स्मॉल यूनिट है। किलोवाट हावर को मेजर करने के लिए हमें एक बड़ी यूनिट जो है वो डिटरमाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि जाउल जो है वो बहुत छोटी यूनिट है। अ वेरी लार्ज यूनिट of electric energy is needed, which is called किलोवाट हावर, कि जिसको हम किलोवाट हावर कहेंगे। एक बॉडी या एनर्जी की यूनिट जो है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ energy delivered by a power of 1 kilowatt in 1 hour is called kilowatt hour. The amount of energy, the amount of energy delivered by a power of 1 kilowatt of in 1 kilowatt is equal to 1 hour is called a kilowatt hour. Okay, 1 kilowatt hour के 1 kWh is equal to 1000 watt multiplied by 1 hour, 1000 watt multiplied by 3600 seconds, 36 multiplied by 10 raised to power 5 joule and 3.6 मेगा जूल, कि 3.6 मेगा जूल की इतनी एनर्जी जो है वो एक हावर में पास आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक हावर में 3600 सेकंड्स होते हैं और जो 1000 वाट पास करेगी वो एनर्जी क्या होगी, किलोवाट हावर होगी। नेक्स्ट इज energy in kilowatt or can be obtained by following, कि बाय फॉलोइंग फार्मूला हम उसको कर सकते हैं। फार्मूला वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन यूज़ ओवर 1000, कि टाइम इन यूज़ 1000 से हम उसकी किलोवाट हावर जो है
वो एनर्जी निकाल सकते हैं, kWh फाइंड आउट कर सकते हैं। दी इलेक्ट्रिक मीटर, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल किए जाते हैं वो मेजर करते हैं कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर, कि वो किलोवाट आवर की मदद में क्या करते हैं, वो एनर्जी जो कंज्यूम होती है उसको मेजर करते हैं। जब वो इस एनर्जी को मेजर करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो वैसे देते हैं। इस तरह जो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट होगी वो एक यूनिट कहलाती है, कि 1 किलोवाट आवर जो होगी वो एक यूनिट होगी। और जो ही हम कहेंगे कि आया वो क्या है, एक यूनिट है। और एक यूनिट के लिहाज से हम कहेंगे कि जो वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम यूज फॉर फाइंडिंग 1 यूनिट, कि एक यूनिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन यूज ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कि एक यूनिट की कॉस्ट के मुताबिक। कि इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने जो घर के इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल 14.8। नेक्स्ट एक एग्जांपल है 14.8। Calculate the 1 month cost of using 50 watt energy saver for 8 hours daily. In our study room, assume price as per 12. Power 50 watt, 0.05 kilowatt, time 8 hours, number of units 8 multiplied by 30 multiplied by 0.05, 12 यूनिट्स। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू रुपीज़ 144, कि 140 रुपीज़ 4 रुपीज़ यहाँ यूज़ होंगे, कि 12 यूनिट्स जो है वो यूज़ हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब 12 यूनिट्स यूज़ हुई हैं तो पर यूनिट जो कॉस्ट थी वो 12 थी, इसलिए 12 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी इक्वल टू रुपीज़ 144। ये था हमारा टॉपिक अबाउट किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, कि आया कौन सी टाइप ऑफ करंट हम यूज़ करते हैं। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट, द करंट which is derived from a battery is called direct current. Is called direct current since it is unidirectional. The positive and negative terminals, the positive and negative terminals of direct sources have fixed polarity. Therefore, level of DC remains constant with time, कि लेवल ऑफ डीसी रिमेन्स कांस्टेंट टाइम, कि जो करंट ड्राइव हो रही है डायरेक्ट फ्रॉम ए बैटरी, और जो भी वो डायरेक्ट फ्रॉम ए बैटरी ड्राइव होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक
डायरेक्ट करंट है, क्योंकि इनकी पोलैरिटी जो है वो फिक्स्ड है। और जो ही वो फिक्स्ड पोलैरिटी के साथ हम इसको स्टडी करेंगे तो फिक्स्ड पोलैरिटी के मुताबिक हम ये कहेंगे कि आया ये क्या है, ये एक डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आया ये बैटरी के साथ जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है। और जो ही ये बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होगी तो फिर ऐसी करंट को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट करंट है, क्योंकि जो अपनी पोलैरिटी अगेन चेंज ना करे। क्योंकि जब वो एक डायरेक्ट क्या है, वो डीसी सोर्स जो है डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ अटैच्ड होगी, और जो ही वो एक डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ अटैच होगी तो उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। और जो ही पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो आया क्या होगा कि वो एक डायरेक्ट ही रहेगी। नेक्स्ट, देयर इज अ करंट that changes direction after equal intervals of time is called alternating करंट है। कि जो है ये करंट चेंज फ्लो करती है डायरेक्शन के साथ, वो चेंज की जाती है जब वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो बार बार डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इफ़ेक्ट करेंगे। और जो ही वहाँ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इफ़ेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या है, एक अल्टरनेटिंग करंट है। दिस टाइप ऑफ करंट is produced by AC generators। कि ये करंट किससे प्रोड्यूस होती है, एक AC जनरेटर से। नेक्स्ट इज द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द AC voltage or current repeats its value is known as its time period। कि जो टाइम इंटरवल के बाद जो वैल्यू AC वोल्टेज और करंट अपनी चेंज करेंगे और जो ही ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज आउट होती हैं तो ये क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड। कि ये उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज द चेंजेस ऑफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट कॉरेस्पॉन्ड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। कि ये फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होती हैं और जो ही ये फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होंगी तो ही जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो ये अल्टरनेटिंग करंट ऑसिलेशंस 50 टाइम्स एक सेकंड में प्रोड्यूस करेंगी। और जो ही ये 50 टाइम्स एक सेकंड में प्रोड्यूस करेंगे तो हम कहेंगे कि जो ऑसिलेशंस यहाँ 50 टाइम्स में प्रोड्यूस हुए हैं तो उनकी प्रोडक्शन की वजह से आया क्या यहाँ प्रोड्यूस हुआ है कि ऑसिलेशंस। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट हैड डिसएडवांटेजेस दैट इज मोर मेक प्रैक्टिकल यूज इन ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए जो अल्टरनेटिंग करंट है इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस के लिहाज से क्या है कि ये ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद प्रैक्टिकल ऑफ यूज़। कि ये प्रैक्टिकल यूज़ के साथ जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। इसी रीज़न की वजह से हम कह सकते हैं जो करंट यहाँ सप्लाई की जाती है टू आवर होम्स फ्रॉम पावर कंपनीज इज़ अल्टरनेटिव करंट rather देन डायरेक्ट करंट। कि जो पावर कंपनी से हमें जो करंट सप्लाई की जाती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है इसकी बनिस्बत डायरेक्ट करंट की। नेक्स्ट इज सप्लाई टू हाउस। कि घर में पावर सप्लाई कैसे दी जाती है। Supply to house, the electric power enters our house
through 3 wires. Earth wire or ground wire. This carries electricity. The earth wire is connected. The earth wire is connected to a large metal plate deep in the ground near the house. कि अर्थ वायर और ग्राउंड वायर कौन सी होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, और ये वायर वो होती है जिसको एक लार्ज प्लेट के साथ कनेक्ट करके बाद इसको ग्राउंड में नियर द हाउस हम डिग कर देते हैं। जब ये डीप नियर द हाउस मौजूद होती है तो ये वायर क्या करती है, ये मेंटेन करती है ज़ीरो पोटेंशियल बाय कनेक्टिंग अर्थ एंड पावर स्टेशन। कि ये क्या करेगी, ये डीप इन द वायर कनेक्ट की जाती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रल वायर। Neutral wire. This wire is maintained at zero potential by connecting it to earth at power station itself। कि ये एक न्यूट्रल वायर होती है जिसमें ज़ीरो पोटेंशियल मौजूद होता है, और ज़ीरो पोटेंशियल की मौजूदगी से हम कहेंगे ये क्या करती है, ये एक कनेक्शन प्रोड्यूस करती है पावर स्टेशन के और अपने दरमियान। नेक्स्ट इज लाइव वायर। कि ये क्या है, ये एक लाइव वायर है। दिस वायर is at a high potential. The potential difference is difference is 220 वोल्ट। कि ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होती है जो लाइव वायर होती है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट है। अब हमारी बॉडी जो है ये एक गुड कंडक्टर है, इसमें से जो अर्थ है वो जो करंट है वो इजीली पास की जाती है। हमारी बॉडी से करंट जो है वो इजीली इसलिए पास की जाती है क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हम ये स्टडी करें तो हमारा जो ब्लड है वो हेमोग्लोबिन से मिलकर बना है, और हेमोग्लोबिन से मिलकर बने होने की वजह से हेमोग्लोबिन का जो मेन कंपोनेंट है वो आयरन है। कि आयरन से मिलकर हेमोग्लोबिन बनता है, और हेमोग्लोबिन से मिलकर आगे हमारा ब्लड बनता है। जो ही हेमोग्लोबिन से मिलकर आगे हमारा फर्दर ब्लड बनेगा तो ब्लड की जो कंस्ट्रक्शन होगी, हम उसकी कंपोजिशन तो हेमोग्लोबिन है कि मेन पार्ट हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन से ही मिलकर जब ब्लड बनेगा तो ब्लड की फॉर्मेशन से फिर हेमोग्लोबिन जो मेटल आयरन से मिलकर बना है, तो आयरन से मिलकर बने होने से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो है वो करंट पास आउट कर सकती है। और जो ही वहाँ से करंट पास आउट कर सकती है तो करंट के पास आउट करने से हम क्या स्टडी कर सकते हैं, यहाँ से जो ही करंट पास आउट करेगी तो फिर ह्यूमन बॉडी से करंट पास आउट कर सकती है, क्योंकि ये आयरन जो है वो ब्लड में प्रेजेंट है। और जैसे ही आयरन ब्लड में प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो करंट है वो पास आउट कर सकती है, और जो ही वो करंट पास आउट करेगी तो हम कहेंगे कि जो ऑल इलेक्ट्रिक, और फिर जो ही करंट पास आउट करेगी तो वो जो भी है वो हमारे ब्लड को क्लॉक करेगी, यानी हमारा ब्लड जो है वो जल जाएगा, और जो ही वो ब्लड जल जाएगा तो ये फैटल होगा, यानी डेथ कॉज भी हो सकती है जब कोई हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी हाई वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से पास आउट कर जाए। इफ़ अ पर्सन होल्ड्स अ लाइव वायर
करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू द ग्राउंड वाइल पासिंग थ्रू द बॉडी विच प्रूव फैटल फॉर दिस पर्सन। कि अगर हम लाइव वायर है उसको होल्ड कर लें तो लाइव वायर को होल्ड करने से क्या होगा, करंट उससे लेकर ज़मीन तक पास आउट होगी, और जो ही वो ज़मीन तक पास आउट होगी तो वो उसको शॉक रिसीव होंगे, और शॉक रिसीव होने से ये जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि लाइव वायर में 220 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई हो रहा है, जो कि वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं कनेक्ट किए जाते हैं न्यूट्रल और लाइव वायर्स के साथ। वो न्यूट्रल और लाइव वायर्स इसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि लाइव वायर्स ऐसी वायर्स हैं जिनके ज़रिए क्या होना है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास आउट होनी है, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होना है। और जो ही वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई होने से हम कहेंगे कि लाइव वायर एक ऐसा पाथवे है जिसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है। लेकिन साथ जो न्यूट्रल वायर इसलिए कनेक्ट की जाती हैं क्योंकि न्यूट्रल वायर उसको रिवर्स पाथवे देता है कि यहाँ से होके वो वापस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जा सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में किसी भी कंडक्टर से पास आउट होने के बाद उसमें स्टोर नहीं होना, उसमें तो फ्लो ही करते जाना है। इसी तरह न्यूट्रल और लाइव वायर्स को सेम पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कनेक्ट किया जाता है। तो जो सेम पोटेंशियल है वो डिफरेंस तब किया जाता है अप्लाई जब them एंड हैंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू पावर सोर्सेज, कि ये पैरेलल में सोर्स में बनाई जाती हैं ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ से पास आउट होता हुआ वो दूसरी तरफ पास आउट हो। इसी तरह जो करंट है कि लाइव, अगर हम इनके कलर्स की स्टडी करें तो लाइव वायर जो होती है वो रेड या ब्राउन कलर में होती है, इसलिए तो कहते हैं कि जो रेड वायर होती हैं स्विचेस में वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, उसको टच आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लाइव वायर होती है, उसमें 220 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैरी आउट हो रहा होता है। इसी तरह न्यूट्रल वायर ब्लैक या ब्लू वायर जो होती है, इसी तरह अर्थ वायर का कलर ग्रीन या येलो होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउस वायरिंग, कि आया हाउस वायरिंग जो है वो कैसे की जाती है। यहाँ आपकी बुक में एक हाउस वायरिंग का जो है ये एक इलैबोरेटेड डायग्राम है, ये शो करती है कि जो मेन से कनेक्टेड वायर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी में वो इंस्टॉल कैसे की जाती है और जो आउटपुट है इलेक्ट्रिक करंट का वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले तो एक मेन बॉक्स होता है जो फ्यूज़ किया जाता है सेपरेट कनेक्शन के साथ, ताकि जो लाइव वायर हैं वो एप्लायंसेस तक कैरी आउट हो सके, और जो ही वो एप्लायंसेस तक कैरी आउट हो सके तो हम कहेंगे कि जो लाइव वायर है ईच एप्लायंस के साथ, तो जो टर्मिनल होगा एप्लायंस का वो कनेक्टेड किया जाता है लाइव वायर के साथ। कि जब आप देखें एक इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर से क्या हो रहा है, लाइव वायर जो है वो आगे कनेक्ट की गई है एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और जो ही वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट की जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से वो तीनों रूम्स में कनेक्टेड है, और जो ही तीनों रूम्स में कनेक्टेड हैं, तीनों रूम्स में लाइव वायर भी जा रही है, न्यूट्रल वायर भी जा रही है और अर्थ वायर भी हर रूम में जा रही है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, जो ही हम सॉकेट में करेंगे तो सॉकेट में लाइव वायर के साथ साथ अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर भी करेंगे, क्योंकि जो ही लाइव वायर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिवर्स पाथवे भी चाहिए, तो उस रिवर्स पाथवे के लिए क्या हम करेंगे कि वहाँ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसी तरह जब जो न्यूट्रल वायर है वो फैंस में भी बल्ब में भी जाएगी, लाइव वायर भी जाएगी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को दोबारा तक वहाँ तक ले आए। इसी तरह पूरे हाउस में क्या होता है, वायर्स की मदद से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लो करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि इन हाउस वायरिंग के सारे जो एप्लायंसेस हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं एक पैरेलल में विद ईच अदर, जो ही वो पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑल फुल मेन वोल्टेजेस किसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस भी होते हैं, तो जो ही हम टर्न ऑन करें एक एप्लायंस को विदाउट हैविंग टू टर्न ऑन अनदर, कि हम एक एप्लायंस को अगर एक वक्त में चलाएं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सारा उस तरफ हो जाएगा, इसलिए हम एक से ज़्यादा एप्लायंसेस भी चला सकते हैं ताकि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट करता हुआ वहाँ तक चलता जाए। लेकिन यूँ ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रुक जाता है, वहाँ एक रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह जो नेक्स्ट है कि जब भी हम एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के साथ साथ वहाँ जो कैरी आउट होगा फर्दर वो यही होगा। इसी तरह जो वायर्स होती हैं उनमें हम ये ऐड
करते हैं। और जो ही वायर्स में हम ये ऐड करते हैं तो वायर्स के साथ साथ जो लाइव वायर है वो सिर्फ इसको क्या करती है, वो सिर्फ इसको पाथवे प्रोवाइड करती है। अगर ये पाथवे प्रोवाइड ना हो तो वो कंडक्टर में आग लग जाएगी। आग लग कैसे लगती है कि यही फिनोमेना अकर करते हैं कि जो ही वहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी के पास आउट होने से हम कहेंगे कि वहाँ एक रिवर्स पाथवे भी उसको मिल रहा है। और जो ही उसको एक रिवर्स पाथवे मिलेगा तो रिवर्स पाथवे से हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। कि नेक्स्ट टॉपिक इज ये था हमारा टॉपिक अबाउट हाउस वायरिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से हैज़र्ड या नुकसानात हैं। हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड हैं कि बिकमिंग पार्ट और पार्सल ऑफ लाइफ, कि जो इलेक्ट्रिसिटी ये हमारे लिए अच्छी भी है और इसके नुकसानात भी हैं, यानी फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात भी हैं। सबसे पहला जो टॉप पॉइंट है इसमें वो है इंसुलेशन और डैमेज। इंसुलेशन डैमेज कि सारी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो वेल इंसुलेटेड होती हैं। ऑल इलेक्ट्रिक wires are well insulated with plastic cover, कि जो सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो प्लास्टिक कवर के साथ इंसुलेटेड होती हैं। और जो ही वो प्लास्टिक कवर के साथ इंसुलेटेड होंगी तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्सीड करता है विद द रेट ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी, कि वो रेट ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी के साथ इंसुलेटेड होगा। कि अगर उसको डैमेज किया जाए, आप देखते हैं वायर्स के ऊपर जो एक प्लास्टिक की इंसुलेशन की जाती है, अगर वही जो प्लास्टिक की इंसुलेशन की जाती है अगर उसको हम डैमेज करें तो डैमेज करने से हम देखेंगे कि आया यहाँ क्या है कि जो ही उस इंसुलेशन को डैमेज होगा एक शॉर्ट सर्किट होगा कि वो सीवियरली डैमेज कर सकती हैं। अगर वो वहाँ से डैमेजेस होंगी तो जो भी उसको टच करेगा उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पास आउट हो जाएगी। ये थी हमारी इंसुलेशन डैमेज। इसी तरह अगर एक शॉर्ट सर्किट जो है, जो ही उसमें एक सर्किट होता है, लो रेजिस्टेंस फॉर्म होता है और लो रेजिस्टेंस के फॉर्म होने से जो करंट है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह जो ही एक एप्लायंस कनेक्ट की जाती है एक पैरेलल में तो एडिशनल एप्लायंस प्लेस में रिड्यूस करती है इक्विवेलेंट वायर्स को, और जो ही वो इक्विवेलेंट वायर्स को रिड्यूस करेगी तो जो एडिशनल करंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा होगी, कि एडिशनल इतनी ज़्यादा करंट होगी कि वो कहेगी कि जो इसके ऊपर इंसुलेशन होगी वो मेल्ट आउट हो जाएगी और वहाँ एक शॉर्ट सर्किट यानी फायर वगैरह हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का क्या है कि रिपल्शन की वजह से वहाँ जो है फायर वगैरह हो जाएगी। इसी तरह शॉर्ट सर्किट कैन ऑल्सो अकर व्हेन द लाइव वायर एंड अर्थ वायर कम इन कॉन्टैक्ट, कि जो ही जो लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर जो है कि जब दोनों एक कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, यानी लाइव वायर से भी जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हैं और न्यूट्रल वायर से जो है वो बैकवे हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं तो दोनों की तरफ से क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है विद हाई एनर्जी। जो ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद हाई एनर्जी हो रहा है तो जो ही वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह इन जो सिचुएशन ऐसे हालात में से बचने के लिए क्या चाहिए कि वायर्स को वो जो है नेकेड यानी नंगा ना करें, आप उनमें से वो ऊपर जो इंसुलेशन है वो ना उतारें। इसी तरह जो वायर्स है वो गुड इंसुलेटर के साथ कवर होनी चाहिए। अगर इंसुलेशन कवर्ड के साथ है तो उसको हम केबल कहेंगे, इसलिए अगर आप नहीं वो नहीं है तो आप एक इंसुलेशन टेप के साथ उसको कवर कर सकते हैं ताकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी और वायर के साथ अटैच होकर वहाँ जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो ना अकर हो सके। इसी तरह जो कांस्टेंट फ्रिक्शन के ऑल्सो भी रिमूव इंसुलेशन फ्रॉम वायर वेयर एज टू मच मॉइस्चर ऑल्सो डैमेजेस इंसुलेशन, कि जो वायर है वो उसको मॉइस्चर यानी नमी जो है वो भी उसकी इंसुलेशन ख़राब कर सकती है।
अगर उसकी इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी तो फिर वो क्या होगा कि वो वहाँ फायर भी कॉज कर सकती हैं और वहाँ स्पार्क्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी तरह ये एक एडवाइजेबल है कि आप 2 लेयर्स इंसुलेशन यूज़ करें कि अगर हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेशन डैमेज जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए आपको 2 लेयर्स इंसुलेटेड जो वायर है वो यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि जब आप 2 लेयर इंसुलेटेड वायर यूज़ करेंगे तो वो वायर क्या करेगी, वो प्रिवेंट करेगी फ्रॉम डैमेजिंग, और जो ही आप प्रिवेंट होंगे फ्रॉम डैमेजेस तो वहाँ जो है स्पार्क्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये था हमारा टॉपिक अबाउट इंसुलेशन और डैमेज। नेक्स्ट इज डैम्प कंडीशंस। डैम्प कंडीशंस डैम्प कंडीशंस में स्किन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 लाख ओम्स कि जो हमारी स्किन है ह्यूमन स्किन की ये 1 लाख ओम्स की उस पर रेजिस्टेंस होती है। बट अंडर डैम्प कंडीशंस वेंट एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्किन इज रिड्यूस्ड drastically to few hundred ohms. Therefore, never operate any electrical appliance with wet hands. Always keep switches, plugs, sockets and wires dry. कि जो हमारी स्किन है वो ड्राई स्किन का रेजिस्टेंस जो है वो 1 लाख ओहम होता है कि जो ही हमारी स्किन ड्राई होगी तो वहाँ एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, ये ऑपोजिशन करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। जो ही करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन जो ही हमारा मॉइस्चर या वेट हैंड्स होंगे तो वहाँ जो करंट है वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो फ्यू हंड्रेड जो है वो बिलो हो जाता है। जो ही वो फ्यू हंड्रेड बिलो होगा तो फ्यू हंड्रेड बिलो होने से क्या होगा, हमें करंट के शॉक्स जो हैं वो सभी शॉक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसलिए तो क्या कहते हैं कि गीले हाथों से कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वेट हैंड से क्या होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर जाएगी। इसी तरह डोंट फ्लाई काइट्स नियर द इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स, इट में कॉजेज फैटल एक्सीडेंट। इसलिए जो है तब बिजली के तारों के पास जो है पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। ये था टॉपिक अबाउट हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।